बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान बहलोल लोदी, एपिसोड 16। सूरज गरूब होने से कुछ पहले प्रताप राय, भीम, सलवंत, किरण और कंपल उमर खान के मकान में दाखिल हुए। उन्होंने देखा उमर खान और बहावलदीन पहले से वहां मौजूद थे। हवेली में दाखिल होने के बाद बड़ी बेबाकी, किसी कदर बेतकल्लुफी का मुजाहिरा करते हुए चहकने के अंदाज में किरण उमर खान को मुखातिब करके कहने लगी, सबसे पहले आप हमें वो सामान दिखाएं जो आप लेकर आए हैं। किरण के इस तरह गुफ्तगू करने पर सलवंत, कंपल, राय, भीम और प्रताप राय सब मुस्कुरा दिए थे। इस पर उमर खान भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ। उमर खान और बहावलदीन आगे आगे हो लिए थे, बाकी सब उनके पीछे रसोई की तरफ गए। रसोई में और रसोई से बाहर काफी सामान बिखरा पड़ा था। सब चीजों की तरफ इशारा करते हुए उमर खान कहने लगा, ये सारा सामान हमने लाकर यहाँ रख दिया है, आगे इसको तरतीब देना या कौन कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है ये तुम लोगों का काम है, हम लोग इससे बरीउल जिम्मा है। किरण ने सबसे पहले सारी चीजों का जायजा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, लगता था वो मुतमईन थी। फिर कहने लगी, आप बहुत अच्छा सामान लाए हैं। बहरहाल मैं, सलवंत और कंपल अभी से सामान संभालने और खाना तैयार करने में लग जाती हैं। किरण, कंपल और सलवंत तीनों रसोई ही में रहीं। उमर खान, बहावलदीन, राय, भीम और प्रताप राय चारों दीवान खाने में बैठ गए थे। फिर गुफ्तगू का आगाज प्रताप राय ने किया और उमर खान और बहावलदीन की तरफ बारी बारी देखते हुए कहने लगा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी हवेली में भी जिक्र किया था कि मैं तुम दोनों के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उस मौजू पर मैं इससे पहले सिर्फ अपने बेटे राय भीम से बात कर चुका हूँ। इसके अलावा अभी तक वो गुफ्तगू मैंने किसी से नहीं की। बच्चों, बात यह है कि नरसिंह के इस तरह कत्ल होने से हमारे घर में एक खला पैदा हो गया है। मैं चाहता हूँ सलवंत वापस ग्वालियर ना जाए। वो बड़े अच्छे मिजाज की लड़की है। मेरी दोनों बेटियों के साथ वो घुल मिल गई है। मैं चाहता हूँ वो यही रहे और उसकी शादी राय भीम से कर दी जाए। अब तुम दोनों बोलो, इस सिलसिले में क्या कहते हो? उस मौके पर सवालिया से अंदाज में उमर खान और बहावलदीन ने एक दूसरे की तरफ देखा, सलाह मशवरा किया। फिर उमर खान प्रताप राय को मुखातिब करके कहने लगा, आपने जो कुछ सोचा है बहुत अच्छा फैसला है। इस तरह नरसिंह की हवेली भी आबाद हो जाएगी। सलवंत को वापस ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा, दोबारा से उसका घर आबाद हो जाएगा। जब तक उमर खान बोलता रहा तो सीफी से अंदाज में प्रताप राय उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, मैं बेहद खुश हूं कि तुम दोनों ने मेरी राय से इत्तेफाक किया है। अब सबसे ज्यादा अहमियत सलवंत की है। वो पता नहीं इस रिश्ते के लिए तैयार होती है कि नहीं। मेरी दोनों बेटियों में से किरण का सलवंत पर बड़ा असर और रसूख है। किरण की वो बात मानती भी है। जहां तक कंपल का ताल्लुक है तो कंपल कभी कभी सलवंत के साथ उलझ जाती है। दोनों में उलझाव पैदा हो जाता है और कभी कभी तलखी भी उतर आती है। उसके बाद दोनों बहनें फिर सुलह सफाई कर लेती हैं। लेकिन इस मामले में किरण बहुत आगे है। उसका आज तक सलवंत से कोई झगड़ा नहीं हुआ। उमर खान, मैं, राय, भीम और बहावलदीन यहीं बैठते हैं। तुम पहले रसोई की तरफ जाओ, वहां किरण और सलवंत दोनों को अपने साथ लो। दोनों के साथ किसी अलहदा कमरे में बैठो। इस मौजू पर सलवंत से बात करो। इस सिलसिले में किरण भी तुम्हारा साथ देगी। फिर देखते हैं सलवंत क्या जवाब देती है। यहाँ तक कहने के बाद प्रताप राय दम लेने के लिए रुका। फिर दोबारा वो कह रहा था, ये मेरा एक मसला है। मेरा दूसरा मसला किरण और कंपल की शादियां हैं। अब तुम दोनों आपस में सलाह मशवरा करके बताओ कि तुम दोनों शादी के लिए कब तैयार हो, ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों के फर्ज से भी सबक दोष हो जाऊं। प्रताप राय के उन अल्फाज के जवाब में उमर खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जहां तक मेरा और बहावलदीन का ताल्लुक है तो हम दोनों के मिजाज और तबीयत आपस में मिलती है। हम दोनों चाहते हैं कि कोई ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। बस सादगी से हम चारों के निकाह का एहतमाम हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं। हाँ, किरण और कंपल से पूछ लें कि अगर उनका कोई मुतालबा हो तो पूरा कर दिया जाए। जहां तक मेरा और बहावलदीन का ताल्लुक है तो आप जानते हैं हम दोनों ही नहीं, मुबारिज और अली खान भी हिजरत करके दिल्ली की तरफ आए हैं। हम चारों का कोई आगा पीछा नहीं है। इससे कुछ अरसे पहले हम चारों मुस्तकर ही में रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी रिहाइश के लिए मकान खरीदने शुरू किए। सबसे पहले ऐसा अली खान और मुबारिज खान ने किया और उन दोनों ने शादियां भी कर ली। बाद में ये मकान मैंने खरीदा और उसे थोड़ा सा आगे जाकर बहावलदीन ने भी एक मकान ले लिया है। हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से किरण और कंपल को कुछ ना दें। वो दोनों हमें मिल जाएंगी तो हम समझेंगे कि हमें पूरी जिंदगी का असासा मिल गया है।
आगे उन्हें हर चीज मुहैया करना और उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना मेरा और बहावुद्दीन का काम है। यहां तक कहने के बाद उमर खान जब खामोश हुआ तब प्रताप राय मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटे, जैसे तुम और बहावुद्दीन चाहोगे वैसा ही होगा। अगर तुम दोनों शादी सादगी से करना चाहते हो तो मेरे पास इस कदर असासा है कि उस असासे में से जो मेरी दोनों बेटियों का हक बनता है वो मैं उन्हें दूं तो सारी उम्र तुम्हारे साथ बैठकर गुजर बसर कर सकती हैं। बहरहाल तुम जाओ, जिस मौजू पर मैंने तुमसे कहा है पहले उस मौजू पर बात करो। इस पर उमर खान उठ खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रसोई की तरफ बढ़ा। बावर्ची खाने की तरफ आते हुए किरण ने उसे देख लिया था, चुनाचे वो बावर्ची खाने से निकली, आगे बढ़ी, उमर खान के करीब आई और बड़े प्यार और मोहब्बत में उसे मुखातिब करके कहने लगी, लगता है आपको भूख लग गई है जो आप रसोई की तरफ आ रहे हैं। इस पर उमर खान किरण के खूबसूरत और हसीन चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए कहने लगा, किरण, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बड़ा साबिर किस्म का आदमी हूँ, कई दिन भूखा रहकर भी गुजारा कर सकता हूँ, इसके लिए तुम फिक्रमंद ना हो। फिर उमर खान ने अपने दाएं जानिब जो कमरा था उसकी तरफ इशारा करते हुए किरण को मुखातिब किया, किरण, तुम सलवंत को लेकर उस कमरे में आओ, मैं वहां तुम दोनों का इंतजार करता हूँ, एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। उमर खान के उन अल्फाज पर किरण परेशान और फिक्रमंद सी हो गई थी। मजीद कुछ कहना चाहती थी कि उमर खान उस कमरे की तरफ चला गया था। उमर खान कमरे में लगी हुई एक नशिस्त पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद डरी डरी सहमी सहमी सी सलवंत और किरण भी उस कमरे में दाखिल हुई और जिस नशिस्त की तरफ उमर खान ने इशारा किया था दोनों उस नशिस्त पर बैठ गई। फिर उमर खान ने सलवंत को मुखातिब करके कहना शुरू किया, सलवंत, नरसिंह के मारे जाने से तुम्हारी जिंदगी में जो खला पैदा हुआ है वो कोई पुर नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी हालात मुखालिफ रुख इख्तियार करते हुए फराग के गहरे बहर खड़े कर देते हैं। सलवंत, तुम्हारे लिए नरसिंह को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि पहले की तरह तुम इसी हवेली में आबाद हो। हम ये भी नहीं चाहते कि तुम अब ग्वालियर जाओ। सलवंत, तुम्हारी हैसियत मेरी बहन की सी है, पहले ये बताओ कि क्या तुम हमें छोड़कर ग्वालियर जाना चाहती हो। उस मौके पर सलवंत ने एक गहरी निगाह उमर खान के चेहरे पर डाली, फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए कहने लगी, मैं वापस ग्वालियर नहीं जाना चाहती। उस मौके पर किरण बोल उठी और उमर खान को मुखातिब करके कहने लगी, मैं अभी तक नहीं समझी कि आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहें क्या मामला है, और सलवंत से मुतालिक आप क्यों पूछ रहे हैं कि वो ग्वालियर जाना चाहती है कि नहीं। इस पर उमर खान कहने लगा, किरण, मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है, मैं सलवंत के साथ एक मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है उस मौजू के सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगी। खुशगवार सा तबस्सुम उस मौके पर किरण के चेहरे पर नमूदार हुआ। कहने लगी, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? किरण तो अपनी सारी जिंदगी आपका साथ देने, हर बात में आपकी तायद करने के लिए पैदा हुई है, आप बोलें तो सही, मामला क्या है? उमर खान ने फिर कुछ सोचा, उसके बाद फिर सलवंत की तरफ देखते हुए कहने लगा, सलवंत, अगर हम तुम्हारी शादी का एहतमाम राय भीम के साथ कर दें तो क्या इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज है? देखो, राय भीम तुम्हारा देखा भाला है, इस सिलसिले में राय भीम से बात हो चुकी है, वो इसके लिए तैयार है। इस मौजू पर किरण के पिताजी ने तफसील के साथ मुझसे गुफ्तगू की है और अब उन्होंने ही मुझे इस काम के लिए तुम्हारी तरफ भेजा है। तुम्हारे हाँ करने पर ही ये रिश्ता जोड़ा जाएगा। उमर खान की उन अल्फाज पर किरण बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। फिर किरण को न जाने क्या सूझी, आगे बढ़ी, सलवंत को उसने अपने साथ लिपटा लिया, फिर अपना मुंह सलवंत के कान के करीब ले गई, फिर कहने लगी, सलवंत, मेरी अजीज बहन, इनकार ना करना, इस तरह हमें एक बार फिर तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पेशकश को ठुकराओगी नहीं। जब तक किरण सलवंत के कान में खुसर फुसर करती रही, सलवंत मुस्कुराती रही। जब किरण ने अपने बाजू अलहदा किए, अपना चेहरा भी पीछे हटा लिया, तब उमर खान की तरफ देखते हुए सलवंत कहने लगी, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। सलवंत के इस जवाब पर उमर खान और किरण दोनों बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर उमर खान किरण की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, किरण, अब तुम्हारी बारी है। किरण बौखला सी गई, अपनी नशिस्त पर पहलू बदला, कहने लगी, मेरी क्या बारी है? मैं तो पहले ही अपने आप को आपके हवाले कर चुकी हूँ। मुझसे ना किसी को पूछने की जरूरत है, ना किसी को मुझसे मशवरा करने की जरूरत है, और ना ही किसी को मेरी हाँ जानने की जरूरत है। इस पर उमर खान ने जो गुफ्तगू थोड़ी देर पहले दीवान खाने में हुई थी उसकी तफसील किरण से कह दी थी। ये तफसील जानकर किरण संजीदा हो गई, फिर कहने लगी, आप इस सिलसिले में मुझसे क्यों पूछते हैं? अगर आप शादी बिल्कुल सादगी से करना चाहते हैं तब भी मैं आपके साथ हूँ। अगर आप करोफर से ये मामला तय करना चाहते हैं तब भी किरण हर सूरत, हर हालत में आपकी ख्वाहिशात, आपके इरादों का एहतराम करेगी। मैं जिंदगी भर ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसमें आपकी रजामंदी, आपकी खुशी शामिल ना हो। अब बोलें, आप क्या चाहते हैं? किरण के उन अल्फाज पर उमर खान कुछ कहना चाहता था कि उसी लम्हे कंपल कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, अब मैं समझी क्या मामला है।
कंपल के इस तरह आने पर सब मुस्कुरा दिए थे। कंपल आगे बढ़कर किरण के पास बैठ गई, फिर उमर खान को मुखातिब करके कहने लगी, भाई ये आपने मुझसे बाला बाला, मुझसे चोरी चोरी कौन सा मौजू छेड़ दिया है। उमर खान मुस्कुराया और कहने लगा, हम दरअसल तेरी और बहावलदीन की शादी से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। कंपल ने कह कहा लगाया और कहने लगी, वाह भाई, बात का रुख फेरना भी कोई आपसे सीखे। फिर ये अपने जहन में रखिएगा कि मैं इस कमरे के दरवाजे से बाहर खड़ी होकर आप तीनों की पूरी गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। सबसे पहले राय भीम के साथ अपनी रजामंदी का इजहार करने पर मैं सलवंत को मुबारकबाद देती हूँ। उसके बाद मैं आपकी इस राय से भी इत्तेफाक करती हूँ कि आपकी और किरण की, मेरी और बहावलदीन की शादी सादगी से होनी चाहिए। भाई अब बोलें, आप क्या कहते हैं। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, सारे मामलात हल तो हो चुके हैं। अब मैं वापस दीवान खाने की तरफ जाता हूँ। वैसे सलवंत तो अपनी राय का इजहार कर चुकी है, चुनाचे उसकी राय को सामने रखते हुए किसी भी वक्त उसकी और राय भीम की शादी हो सकती है। लेकिन तुम दोनों बहनों ने अपने इंदिये का इजहार नहीं किया कि तुम दोनों कब तक शादी के लिए तैयार हो सकती हो। जवाब में किरण कुछ कहना चाहती थी कि उससे पहले कंपल बोल उठी और कहने लगी, हमने क्या इस सिलसिले में घोड़े पर जैन डालकर उसका तन कसना है। आप और बहावलदीन जब और जिस वक्त चाहेंगे, मैं और किरण उसी वक्त शादी के लिए तैयार हैं। उमर खान ने गौर से किरण की तरफ देखा और कहने लगा, किरण देखो, कंपल ने अपनी राय का इजहार कर दिया है, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। किरण भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, यूं जाने कंपल के अल्फाज मेरे ही अल्फाज हैं, जैसे ये चाह रही है मेरा भी यही इरादा है। इस पर उमर खान मुस्कुराते हुए उठा, वहां से जाना चाहता था कि किरण फिर उसे रोकते हुए कहने लगी, आप उठ गए, पहले बैठे मेरी बात सुने। इस पर उमर खान फिर अपनी जगह पर हो बैठा, यहाँ तक कि किरण उसे मुखातिब करते हुए फिर कहने लगी, खाने के बाद आपने हमें यहाँ से भगा देना है या रात यहाँ रखने का भी एहतमाम है? शब बसरी यहीं होगी, उमर खान ने किरण की तरफ देखते हुए कहा था। इस पर किरण खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, शब बसरी तो यहाँ होगी, पर क्या फर्श पर सोना होगा या बिस्तर का भी कोई बंदोबस्त होगा? इस पर उमर खान मुस्कुराया और कहने लगा, पहले तुम तीनों मेरे साथ आओ। इस पर वो तीनों अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, उमर खान के साथ हो ली। उमर खान उन्हें एक अगले कमरे की तरफ ले गया। कमरे का दरवाजा जब उसने खोला तो तीनों दंग रह गए। अंदर बहुत सी मसहरियों के अलावा काफी तादाद में बिस्तर भी पड़े हुए थे। सब नए के नए थे और अभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। किरण ने कंबल के साथ पहले सारी चीजों का जायजा लिया, लौटी और उमर खान को मुखातिब करके कहने लगी, ये सब आप कब और किस वक्त लाए? जवाब में उमर खान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, ये मेरी, बहावलदीन, अली खान, मुबारिस खान और अपने दूसरे भाइयों की काविश है। ये सारा सामान हम आज ही लेकर आए हैं। उमर खान के उन अल्फाज पर किरण, कंपल, सलवंत तीनों खुश हो गई थी। फिर किरण कहने लगी, इसका मतलब है यहाँ रात बसर करने का बेहतरीन इंतजाम है। जवाब में उमर खान ने फिर किरण की तरफ देखा और कहने लगा, मैं अब दीवान खाने की तरफ जाता हूँ और तुम तीनों रसोई की तरफ जाओ। उसके साथ ही उमर खान तेज तेज कदम उठाता हुआ दीवान खाने की तरफ गया। दीवान खाने में जब वो दाखिल हुआ तो प्रताप राय, भीम राय और बहावलदीन तीनों बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगे थे। उमर खान ने खुशी का इजहार करते हुए जो गुफ्तगू सलवंत, किरण और कंपल के साथ हुई थी उसकी तफसील तीनों से कह दी थी। इस पर वो तीनों बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सलवंत, किरण और कंपल तीनों ने वहां खाना लगाया। सबने मिलकर खाना खाया। काफी रात गए तक सब मिल बैठकर बातें करते रहे। उसके बाद रात बसर करने का वहां एहतमाम किया गया था। शब बसरी के लिए किरण, कंपल और सलवंत को अलहदा कमरा दे दिया गया था। अगले रोज वो तीनों सोकर उठी तो उन्होंने देखा घर में एक तरह का सन्नाटा और खामोशी थी। सलवंत तो उसी कमरे में बैठी रही। किरण और कंपल जब दीवान खाने की तरफ आई तो वहां प्रताप राय और भीम दोनों बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किरण और कंपल उनके सामने आई। फिर किरण ने अपने बाप को मुखातिब करके पूछा, पिताजी, बहावलदीन भाई कहाँ चले गए हैं? इस पर प्रताप राय कहने लगा, बेटी तुम तीनों तैयार हो जाओ, हम खाना घर जाकर खाएंगे। इस पर जुस्तजू भरे अंदाज में किरण दोबारा अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, पिताजी मैंने पूछा है बहावलदीन कहाँ गए हैं? इस पर प्रताप राय मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी तुम तीनों सोई हुई थी कि सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ से एक कासिद उमर खान और बहावलदीन को बुलाने के लिए आया था, लिहाजा वो दोनों उसके साथ चले गए हैं। प्रताप देव के उन अल्फाज पर किरण फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, दोनों खाए पिए बगैर चले गए। इस बार राय भीम बोल उठा, जब तुम तीनों सोई हुई थी तो उन्होंने खाए पिए बगैर ही जाना था। वैसे मैंने उमर भाई और बहावलदीन से कहा था कि ठहर जाएं, इतनी देर तक तुम तीनों को जगाता हूं और तुम खाना तैयार कर दोगी, लेकिन भाई कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो और बहावलदीन खाना मुस्तकर जाकर खा लेंगे। मेरे ख्याल में सुल्तान ने उन्हें किसी अहम काम के सिलसिले में बुलाया होगा, तो क्या घर को खुला छोड़कर जाएंगे? किरण ने फिर अपने बाप को मुखातिब किया था, खुला नहीं छोड़ेंगे बेटी, उमर खान चाबियां साथ ले गया है और कुफल हमारे पास पड़ा है, जाते जाते कुफल लगा जाएंगे, चाबियां उसके पास है, जब उसने आना होगा तो खोल लेगा। इस पर किरण और कंपल हरकत में आई। सलवंत को भी उन्होंने अपने साथ लिया। तीनों तैयार हुई। फिर प्रताप देव और भीम राय के साथ वो अपनी हवेली की तरफ चली गई थी।
ग्वालियर का राजा मानसिंह एक रोज अपने राजमहल में बैठा हुआ था कि उसके मुहाफिज दस्तों का सालार उसके पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, उदयपुर के राना की तरफ से एक कासिद आया है। वो कोई अहम पैगाम रखता है, फिलफौर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। ग्वालियर का राजा मानसिंह उस वक्त अपनी रानी सावंतरी देवी और बेटे राय कतूरा के साथ बैठा हुआ था। चुनाचे उसने अपने मुहाफिज दस्तों के सालार को हुक्म दिया कि राना की तरफ से आने वाले कासिद को उसके पास भेज दे। थोड़ी देर बाद उस सालार ने उदयपुर की तरफ से आने वाले कासिद को राजा मानसिंह के सामने पेश किया। राजा मानसिंह ने पहले उसका जायजा लिया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अगर तुम उदयपुर से आए हो तो राना की तरफ से तुम मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आए हो। इस पर आने वाला वो कासिद बोल उठा, मालिक, जौनपुर का मुसलमान हुक्मरान हुसैन शर्की दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी के साथ कुव्वत आजमाई कर चुका है और उसे पसपाई का सामना करना पड़ा है। चंद दिन पहले उसके कुछ कासिद राना की खिदमत में हाजिर हुए थे और राना की तरफ उसने पैगाम भिजवाया था कि अगर वो बहलोल लोधी के खिलाफ उसकी मदद करें तो इसमें जौनपुर के हाकिम हुसैन शर्की की भी बेहतरी है और उदयपुर और ग्वालियर वालों की भी भलाई है। इस तरह बहलोल लोधी की कुव्वत और ताकत मांद पड़ जाएगी और आने वाले दौर में ना वो कभी ग्वालियर की तरफ देख सकेगा ना उदयपुर की तरफ, बल्कि हमारे सामने झुककर रहने पर मजबूर हो जाएगा। हुसैन शर्की ने यह इस्तदा की है कि वो एक बार फिर बहलोल लोधी के खिलाफ हरकत में आना चाहता है और अगर आप और राना दोनों मिलकर बहलोल लोधी के लिए एक महाज खोल दे तो इस तरह उसकी ताकत और कुव्वत तकसीम हो जाएगी और हुसैन शर्की उसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा राना चाहता है कि आपका और हमारा एक मुतहिदा लश्कर बहलोल लोधी के इलाकों पर हमलावर हो। राना का ख्याल है उसके हिस्से की कमांदारी उसका मौजूदा सालार मोहनदास करेगा। आपके पास भी बड़े उम्दा सालार हैं, लिहाजा आपके हिस्से की कमांदारी आपका कोई सालार करेगा। इस तरह यह मुतहिदा लश्कर बहलोल लोधी के इलाकों पर हमलावर होगा तो बहलोल लोधी यकीनन अपने किसी अच्छे सालार को एक खासा बड़ा लश्कर देकर इस हमले को रोकने की कोशिश करेगा। उसी वक्त हुसैन शर्की भी अपने लश्कर के साथ बहलोल लोधी के इलाकों में तुर्कोताज करेगा, हमलावर होगा और अगर वो ऐसा करता है तो फिर राना का ख्याल है हुसैन शर्की कामयाब रहेगा और अगर हुसैन शर्की कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी ग्वालियर और उदयपुर दोनों के लिए सूदमंद साबित होगी। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने उसे इत्तेफाक किया था, लिहाजा उसने अपना एक लश्कर तैयार किया। उस वक्त उसके पास अपने दो बेहतरीन सालार थे, एक मिलक देव और दूसरा मधुराम। चुनाचे जो लश्कर उसने मुख्तस किया उसकी कमांदारी मिलक देव को दी गई। इस तरह जो लश्कर उदयपुर के राना ने तैयार किया उसकी कमांदारी उसके सालार मोहनदास के पास थी। यूं मोहनदास और मिलक देव दोनों अपना मुश्तरका और मुत्तहिदा लश्कर लेकर बहलोल लोधी के इलाकों की तरफ बढ़े थे और वहां उन्होंने तुर्कोताज और हमलावर होते हुए तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। राजा मानसिंह और उदयपुर के राना की तरफ से उन हमलों की इतला सुल्तान बहलोल लोधी के मुखबिरों ने उसे कर दी थी और अपने उन मुखबिरों की इतलात की रोशनी में ही सुल्तान ने अपने सालारों का इजलास तलब किया था। चुनाचे जब सारे सालार जमा हो गए तब उदयपुर और ग्वालियर के राजा मानसिंह की तरफ से जो हमलों की इब्तदा हो गई थी, सुल्तान बहलोल लोधी ने पहले उसकी तफसील बताई। फिर सुल्तान अपने सारे सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अब जबकि उदयपुर का राना और ग्वालियर का राजा मानसिंह हमारे इलाकों पर हमलावर हो रहे हैं तो इन हालात से जौनपुर का हाकिम हुसैन शर्की भी फायदा उठा सकता है, इसलिए कि वो माजी में हमारे हाथों शिकस्त उठाता रहा है। इस तुर्कोताज को रोकने के लिए मैंने जो मंसूबाबंदी की है उसके मुताबिक बिल्कुल माजी की तरह उमर खान एक लश्कर लेकर मानसिंह और राना के मुत्तहिदा लश्कर को रोकेगा। बहावलदीन, अली खान और मुबारिज खान तीनों उसके साथ होंगे। इसके अलावा मेरे बेटे बारबा खान की कमांदारी में एक और लश्कर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहेगा। इन हालात में अगर हुसैन शर्की फायदा उठाता है और हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करता है तो बारबा खान उस लश्कर के साथ हुसैन शर्की से टकराएगा और हुसैन शर्की को अपने इलाकों से मार भगाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मैं तुम लोगों पर इंकशाफ करूं कि मुल्तान के हालात भी कुछ खराब होते जा रहे हैं, इसलिए कि अहमद खान भट्टी जिसने सिंध में ताकत और कुव्वत हासिल कर ली है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होकर लूट मार का बाजार गर्म करते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश में है और उससे भी हमें निमटना होगा। बहरहाल वाली मुल्तान की तरफ मैंने पैगाम भिजवा दिया है कि अहमद खान की तुर्कोताज को रोके और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा। इतनी देर तक हम मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान बहलोल लोधी रुका, फिर अपने सालारे आला कुरमली खान की तरफ देखा और कहने लगा, कुरमली खान, तुम खुद मुस्तकर की तरफ जाओ। उमर खान अपने साथियों के साथ जिस कदर लश्कर ले जाना चाहे उसके कोच का एहतमाम करो। उसके बाद सुल्तान बहलोल लोधी ने अपने बेटे बारबा खान और अपने पोते आजम हवाइयों की तरफ देखा और कहने लगा, तुम दोनों भी तैयार और मुस्तैद रहना। हो सकता है मैं तुम दोनों को हुसैन शर्की के मुकाबले के लिए भेजूं।
मुझे मेरे मुखबिर इशारा दे चुके हैं कि अगर हमारा लश्कर राजा मान सिंह और उदयपुर के राणा के लश्करियों के साथ उलझता है तो उस उलझाव से हुसैन शर्की फायदा उठाकर हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करेगा और माजी की शिकस्तों की इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। सारे सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था। उसके बाद कुरमली खान अपनी जगह पर उठा और उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, उमर खान, तुम अपने साथियों के साथ तैयार होकर मुस्तकर पहुंचो, मैं अभी सीधा मुस्तकर की तरफ जा रहा हूं। उसके साथ ही सुल्तान बहलोल लोदी ने वो इजलास खत्म कर दिया था। उमर खान के मकान से निकलकर प्रताप देव, राय भीम, सलवंत, किरण और कंपल अपनी हवेली में दाखिल होने के बाद खाना खाकर फारिग हुए ही थे कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाजा राय भीम ने खोला। उसने देखा दरवाजे पर उमर खान और बहावलदीन दोनों अपने घोड़ों की बागें पकड़े खड़े थे और उनके पीछे मुबारिस खान और अली खान भी अपने घोड़ों की बागें थामे खड़े थे। इस हालत में उन्हें देखते हुए राय भीम ने उमर खान की तरफ देखा और कहने लगा, भाई, आप यूं अजनबियों की तरह बाहर क्यों खड़े हो गए? दरवाजा तो खुला था, आप अपने साथियों के साथ अंदर आ जाते। उमर खान कहने लगा, राय भीम, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम ऐसा करो, पिताजी को बाहर भेजो। मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसके बाद हम कूच कर रहे हैं, इसलिए कि ग्वालियर का राजा मान सिंह और उदयपुर का राणा दोनों हमारे इलाकों पर हमलावर हुए हैं और हम थोड़ी देर तक एक लश्कर लेकर उनकी सरकूबी के लिए रवाना होने वाले हैं। उमर खान के उन अल्फाज पर राय भीम पलटा, अपने बाप से जाकर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के बाद हवेली के अंदरूनी हिस्से से प्रताप देव, किरण, कंपल, सलवंत सब बाहर निकल आए थे। उमर खान को बहावलदीन और अपने दूसरे साथियों के साथ यूं घोड़े की बाग पकड़े देखकर किरण परेशान हो गई थी। कुछ पूछना ही चाहती थी कि उमर खान के साथियों की तरफ देखते हुए खामोश रही। इस पर उमर खान ने बहावलदीन की तरफ देखा, कहने लगा, बहावलदीन, मैं जरा इसी मौजू पर राय भीम और प्रताप देव से गुफ्तगू करता हूँ जिस पर इससे पहले मेरी तुम्हारी बात हो चुकी है। उसके साथ ही उमर खान अंदर दाखिल हुआ। प्रताप देव, राय भीम, किरण, कंपल और सलवंत एक जगह जमा हो गए थे। उनके सामने खड़े होकर बड़ी राजदारी में उमर खान प्रताप देव को कहने लगा, मैं और बहावलदीन थोड़ी देर तक यहाँ से कूच कर जाएंगे। अभी हम सीधे मुस्तकर की तरफ जा रहे हैं। कुरमली खान हमारे कूच की तैयारी करने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुका है, इसलिए कि राणा मान सिंह और उदयपुर के राणा ने हमारे इलाकों पर हमला कर दिया है और सुल्तान ने हमें उनकी रोकथाम के लिए हुक्म दिया है। हो सकता है मैं बहावलदीन के साथ तैयार होकर सीधा मुस्तकर की तरफ निकल जाता हूं, लेकिन एक अहम काम के सिलसिले में मुझे आपकी तरफ आना पड़ा। मैं नहीं जानता इस मुहिम में मुझे, बहावलदीन और हमारे साथियों को कितने दिन लग जाए और कितने दिन या हफ्ते हम मान सिंह और उदयपुर के राणा के साथ उलझे रहेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी गैर मौजूदगी में आप राय भीम और सलवंत की शादी का एहतमाम कर दें। ये दोनों एक ही घर में इकट्ठे रह रहे हैं। अगर ये मियाँ बीवी की हैसियत से रहें तो मेरे ख्याल में बहुत पसंदीदा है। इस पर प्रताप देव तासुफ आमेज अंदाज में कहने लगा, बेटे, मेरा तो इरादा ये था कि राय भीम और सलवंत और किरण और तुम्हारी कंपल और बहावलदीन सब की शादी इकट्ठी होती और मुझे एक साथ कई खुशियां नसीब होती। बहरहाल बेटे, तुम्हारी तजवीज पर अमल किया जाएगा। अगर तुम और बहावलदीन कूच कर रहे हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में राय भीम और सलवंत की शादी का मैं एहतमाम कर दूंगा और हम सब बड़ी बेचैनी से तुम लोगों की वापसी का इंतजार करेंगे। इस पर उमर खान ने प्रताप देव का शुक्रिया अदा किया। एक प्यार भरी अलविदाई निगाह उसने किरण पर डाली, बाहर निकला। बहावलदीन अली खान और मुबारिस खान के साथ अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसके बाद वो मुस्तकर की तरफ चले गए थे। वहां से वो थोड़ी देर बाद लश्कर को लेकर कूच कर गए थे। उदयपुर के राणा के सालार मोहनदास और ग्वालियर के राजा मान सिंह के सालार मिलक देव को जब खबर हुई कि उनका मुकाबला करने के लिए बहलोल लोदी का एक लश्कर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है, तो ये खबर आने के बाद उन्होंने बहलोल लोदी के इलाकों में तुर्कोताज और हमले तो बंद कर दिए थे और एक जगह उन्होंने अपने लश्कर को इस्तेवार कर लिया था। दूसरी तरफ उमर खान और उसके साथियों को भी उनके मुखबिर मिलक देव और मोहनदास के लश्कर के महल्ले वकू से आगाह कर चुके थे, लिहाजा वो भी बड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े और मिलक देव और मोहनदास के लश्कर के सामने जाकर उन्होंने पड़ाव किया था। उनकी आमद के साथ ही मिलक देव और मोहनदास ने जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर में तबल बजाने का हुक्म दे दिया था। दूसरी तरफ उमर खान भी अपने लश्कर को इस्तेवार करने लगा था। क्योंकि मिलक देव और मोहनदास ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया था, मोहनदास के तहत अपना लश्कर था, मिलक देव अपने लश्कर की कमानदारी कर रहा था। उमर खान ने भी अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से की कमानदारी अपने पास रखी, हस्बे साबिक अली खान को अपने साथ मिलाया। दूसरे लश्कर की कमानदारी बहावलदीन के सपुर्द की और उसकी मदद के लिए मुबारिस खान को उसके साथ रखा। जब दोनों लश्कर अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके तब हमलावर होने की इब्तिदा मेलक राम और मोहनदास की तरफ से हुई। चुनाचे उन दोनों ने अपने लश्कर को गरूर और नफरत भरे, तकब्बुर और पेंतार, फस्को फजूर भरे, रश्को हसद, दावतों और रकाबतों भरी हैवानी ख्वाहिशों की तरह आगे बढ़ाया। उसके बाद वो उमर खान और बहावलदीन के लश्कर पर अजियतों के समंदर से उठते अजाबों के सिलसिलों
अंधे जबर की इलामत बनती मायूसी में लिपटी मर्गे जुल्मत, बहरे सितम खड़ी करती खोलती तहजीब व सकाफत के शोलों और जबरो खून रेजी की सलीबे नस्ब करती मर्ग के तहवारों की होलनाक तबाही की तरह हमलावर हो गए थे। दूसरी सम दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले उमर खान ने अपने काम की इब्तदा की। चुनाचे उसने सहरा की तपती रेत, जमीन के जर्रे जर्रे, दरियाओं के कतरे कतरे, निगाहों की वुसतों और जहन की कुशादगियों में खौफ भरती बर्फ की कड़क, खतरात भरे जर्रों की धमक पैदा करते कुलजमों बिखरते जोर की तरह आगे बढ़ाया। उसके बाद वो भी मिलक देव और मोहनदास के लश्कर पर हल्क का फंदा, जबान का कांटा बनते कज़ा के सारबानों, इस्लामी अहया की लहरों में रोशनियों के सफ़ीरों, किरणों के नकीबों के हम रकाब हो जाने वाले अजर के कारवानों के सलारों और नाआशना लम्हों तक को अपनी गिरफ्त में करके हर शय को खदोखाल और आज़ाद तक मदकूक कर देने वाले मौसम सरमा के कहर आलूद झकड़ों की तरह हमलावर हो गया था। उमर खान के साथ ही बहावलदीन और मुबारिज खान ने भी अपने काम की इब्तदा की थी। अपने हिस्से के लश्कर के साथ वो दश्ते वैरान में बदी की तारीखियों को रेत पर लिखी तहरीरों की तरह मिटाते, हवाओं के तेज खोलते सफर, आफाक के असरार में ख्वाबों को अधूरा, ताबीरों को बांझ मुंजमद करते फूकुल आदत कहरमानी के मदो जजर की तरह आगे बढ़े। उसके बाद वो भी मिलक देव और मोहनदास के लश्कर पर बाजू शल करते सर्दी के बर्फानी तूफानों, कल्बो जिगर की तहों में पस्तियां और रसवाइयां बनते मौजों के शोर और बर्फ की कड़क, बड़े बड़े सरफरोशों की सरफरोशी और रूहों की शादाबी को पाबंदे सलासिल करती किला शिकन कहरमानियत और शब की खामोश फिजाओं में आजाओ जवारे को हिस्से महरूम करती तंगो तारीख अजियतों की तरह हमलावर हो गए थे। उमर खान, बहावलदीन, अली खान और मुबारिज खान के हमलों में सरफरोशी के किस्से दोहराते, जान निसारी के बाब खोलते मुजाहिदों जैसी सरफरोशी थी। बड़ी तेजी से उन्होंने मिलक देव और मोहनदास के लश्कर में अपनी कामयाबियों को खाक, अपनी सरफराजियों की राख उड़ाना शुरू कर दी थी। मिलक देव और मोहनदास ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि उमर खान और बहावलदीन के हमलों को नाकाम करके उन्हें पसपा करें, लेकिन उल्टा उन पर छाते हुए उमर खान और बहावलदीन ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। और उस कत्लेआम के नतीजे में मिलक देव और मोहनदास के लश्करियों की हालत बड़ी तेजी से शाम गम की धुआं धुआं फिजाओं में दिमक लगे दरोबाम, अबर का साया तलाश करते पैदाइशी प्यासे परिंदों, शजर की गोद में खिजा रसीदा पत्तों, अपने कपड़े चीथड़े करके बहन करते जनूनियों, नाउमीदियों और महरूमियों के इम्तिजाज, डोलते सूरज की उदास धुंधलकों और दश्ते वैरान में सिसकते दुख के नोहों से भी ज्यादा अबतर होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि मिलक देव और मोहनदास दोनों को उमर खान और बहावलदीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो भाग खड़े हुए। उमर खान ने अली खान और मुबारिज खान दोनों को दुश्मन के पड़ाव पर कब्जा करने का हुक्म देकर उन्हें पीछे छोड़ा, जबकि बहावलदीन के साथ उसने मिलक देव और मोहनदास का ताकुब शुरू कर दिया था। यह ताकुब कई मील तक जारी रहा। इस ताकुब के दौरान भी उमर खान और बहावलदीन ने दुश्मन के लश्कर की तादाद काफी हद तक कम कर दी थी। उसके बाद उमर खान और बहावलदीन उस जगह लौटे जहां जंग हुई थी। उस वक्त तक अली खान और मुबारिज खान दोनों ने दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया था। मिलक देव और मोहनदास की बदकिस्मती के मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होते हुए उन्होंने जिस कदर मालो मेता इकट्ठा किया था वो सब उनके पड़ाव में मौजूद था और अब उनके पड़ाव पर उमर खान और बहावलदीन का कब्जा हो गया था। उमर खान ने अपने लश्कर के साथ वहीं कयाम कर लिया था। वहां कयाम के दौरान उसने अपने लश्करियों और सालारों के साथ इर्द गिर्द के इलाकों का दौरा किया और मिलक देव और मोहनदास के हमलावर होने की वजह से जिन लोगों का माली नुकसान हुआ था वो उसने पूरा कर दिया। उसके बाद उसने एक नए काम की इब्तदा की। उसने बारी बारी उदयपुर के राना और ग्वालियर के राजा मानसिंह के इलाकों पर हमलावर होकर जरूरियात का सामान जमा करना शुरू कर दिया था और वह सामान भी उसने मिलक देव और मोहनदास के हाथों मुतासिर होने वाले लोगों में तकसीम करते हुए उनकी मजीद दिलजोई का सामान करना शुरू कर दिया था। जिस वक्त ग्वालियर और उदयपुर के लश्कर सुल्तान बहलोल लोदी के इलाकों पर हमलावर हुए थे, उसी वक्त जौनपुर का हाकिम हुसैन शर्की भी हरकत में आया। उसे जब खबर हुई कि ग्वालियर के सिपह सलार मिलक देव और उदयपुर के सिपह सलार मोहनदास दोनों ने एक मुत्तहिदा लश्कर के साथ बहलोल लोदी के इलाकों में तुर्को ताज और तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया है, तब वो भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जौनपुर से निकला। इस बार हुसैन शर्की के इरादे बहुत खतरनाक थे। उसने अपने दिल में यह ठान रखी थी कि बहलोल लोदी के लश्कर का बड़ा हिस्सा इन दिनों चूंकि मिलक देव और मोहनदास के साथ बरसरे पैकार होगा, बहलोल लोदी के पास दिफा तक महदूद रहने वाला लश्कर का एक हिस्सा होगा जिसे वो कुचलता मसलता दिल्ली की फसील की दीवारों तक जा पहुंचेगा और शहर का मुहासरा कर लेगा। इससे पहले बहलोल लोदी की हुक्मरानी के शुरू के दौर में चूंकि हुसैन शर्की के बड़े भाई महमूद शर्की ने भी एक बार दिल्ली शहर का मुहासरा किया था, लिहाजा हुसैन शर्की भी अपने बड़े भाई की पैरवी करते हुए एक बार दिल्ली शहर का मुहासरा करके सुल्तान बहलोल लोदी को अपने सामने जेर और सर निगू करने के दर पे हो गया था।
उधर सुल्तान बहलोल लोदी को उसके मुखबिर हालात से पूरी तरह आगाह किए हुए थे। पहले सुल्तान बहलोल लोदी ने यह इरादा किया था कि जब उमर खान, बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान एक लश्कर के साथ ग्वालियर और उदयपुर के लश्कर के साथ मसरूफ़ कार हो जाएंगे और उन हालात में अगर जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की ने हमलावर होते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश की तो हुसैन शर्की की राह रोकने के लिए बहलोल लोदी ने फैसला किया था कि वो अपने बेटे बारबक खान और अपने सालार आजम हमायूं को एक लश्कर देकर भेजेगा और हुसैन शर्की की राह रोकेगा। लेकिन जब मुखबिरों ने यह इतला दी कि हुसैन शर्की के पास तो एक बहुत बड़ा लश्कर है और उस लश्कर का मुकाबला बारबक और आजम हमायूं नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि लश्कर के अंदर अनगिनत जंग के लिए सदाए हुए हाथी भी हैं जो सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर में अफरा तफरी और हैजान का आलम बर्पा करके हुसैन शर्की की कामयाबी और फतहमंदी का बाइस भी बन सकते हैं। उन हालात में बहलोल लोदी ने फौरन अपनी जंगी मंसूबाबंदी में तब्दीली कर दी। बारबक खान और आजम हमायूं दोनों को उसने दहली में रोक दिया। एक खासा बड़ा लश्कर उसने तैयार किया। उस लश्कर को लेकर वो दहली से निकला। अपने सालारों में से उसने कुरमली खान और कुतुब खान दोनों को अपने साथ रखा था। दहली से रवाना होते वक्त तेज रफ्तार कासिद बहलोल लोदी ने ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों से बरसरे पैकार उमर खान और उसके साथियों की तरफ भी रवाना कर दिए थे और उन्हें नई सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इस तरह सारे इंतजाम करने के बाद बहलोल लोदी अपना लश्कर लेकर बड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा। वो चाहता था कि हुसैन शर्की उसके लश्कर के साथ अपने इलाकों में दाखिल न होने दे और उसे सरहदों पर ही रोक दे। बहलोल लोदी ने अपनी पेशकदमी इस तेजी और बर्क रफ्तारी से की कि उसने वाकई अपने सरहदी इलाकों में हुसैन शर्की को जा रोका। इस तरह दोनों लश्करियों ने एक दूसरे के सामने पड़ाव कर लिया था। दूसरी तरफ उमर खान, बहावलदीन, अली खान और मुबारिस खान चारों ग्वालियर और उदयपुर के लश्कर से निमट चुके थे। उन्हें शिकस्त देकर और उनकी तादाद काफी हद तक कम करके उन्हें भागने पर मजबूर कर चुके थे और अब उन्होंने दुश्मन के इलाकों के अंदर ही अंदर तुर्को-ताज और यलगार करते हुए सामान समेटना शुरू किया था और उस सामान को उन्होंने उन इलाकों के लोगों में तकसीम करने का काम शुरू कर दिया था जिन पर हमलावर होकर मिलक देव और मोहनदास दोनों ने नुकसान पहुंचाया था। उन हालात में एक रोज उमर खान और उसके साथी सालार सरहदी इलाकों के लोगों में कुछ सामान तकसीम करने के बाद जब वापस अपने पड़ाव में आए तो उन्हें इतला दी गई कि उनकी गैर मौजूदगी में सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ से कुछ कासिद आए हैं। चुनाचे उमर खान और उसके साथी परेशान हुए, फौरन आने वाले कासिदों से मिले और जब उमर खान ने उन्हें मुखातिब करते हुए उनकी आमद की वजह पूछी तब आने वालों में से एक उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, हम आपके पास एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं सुल्तान ने जिस वक्त आपको ग्वालियर और उदयपुर के मुतहिदा लश्कर का मुकाबला करने के लिए रवाना किया था तो ये तय हुआ था कि उन हालात में अगर जौनपुर के हुसैन शर्की ने हमारे इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश की तो हुसैन शर्की की राह रोकने के लिए बारबक खान और आजम हमायूं को लश्कर देकर हुसैन शर्की की राह रोकने की मंसूबाबंदी की गई थी। लेकिन मुखबिरों ने सुल्तान को यह खबर दी कि इस बार हुसैन शर्की एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया है और उस लश्कर में अनगिनत जंग के लिए सदाए हुए हाथी भी हैं जिनसे काम लेकर हुसैन शर्की हमारे लश्कर को शिकस्त देने का अज़्म किए हुए हैं। आपके नाम सुल्तान ने हमें कोई पैगाम नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि ये जो नई सूरत हाल सामने आई है इसकी इतला आपको कर दी जाए, इसलिए कि सुल्तान ने बारबक खान और आजम हवाइयों को दहली ही में रोक दिया है और सुल्तान खुद लश्कर लेकर हुसैन शर्की की राह रोकने के लिए निकल खड़े हुए हैं। इस बार सुल्तान ने अपने साथ कुरमली खान और कुतुब खान को रखा। यहाँ तक कहने के बाद आने वाले दो कासिदों में से जब एक रुका तब उमर खान उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम में से एक अभी इसी वक्त सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ रवाना हो जाए और मेरी तरफ से जाकर सुल्तान को ये पैगाम दे कि मैं ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों से फारिग हो चुका हूँ। सुल्तान को यह भी पैगाम देना कि मैं, बहावलदीन, अली खान और मुबारिस खान ने उनके इलाकों पर हमलावर होकर बहुत सा सामान समेटते हुए अपने सरहदी इलाकों के उन लोगों में वो सामान तकसीम कर दिया है जिन पर मिलक देव और मोहनदास ने हमलावर होकर नुकसान पहुंचाया था। अब चूंकि मैं दुश्मन से फारिग हो चुका हूं, उन्हें शिकस्त देकर मार भगाने के अलावा उनकी तादाद भी काफी हद तक कम कर चुका हूं। लिहाजा सुल्तान को मेरी तरफ से ये यकीन दिलाना कि बेधड़क और बेबाक होकर हुसैन शर्की से जंग की इब्तिदा करें। सुल्तान से कहना कि उमर खान कहता है कि आप देखेंगे कि मैं और मेरे तीनों साथी बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान बड़े मुनासिब मौके पर हुसैन शर्की पर जरब लगाएंगे। ऐसी जरब लगाएंगे कि हुसैन शर्की अपने लश्कर की अददी फोकियत के अलावा जो वो अपने सदाए हुए हाथियों की कुव्वत पर इतराता फिरता है, उसका ये सारा फख्र और घमंड हम मैदान जंग ही में धोकर रख देंगे। उमर खान के इस जवाब से दोनों कासिद मुतमईन हो गए थे। चुनाचे उमर खान की तजवीज़ के मुताबिक एक कासिद वापस सुल्तान बहलोल लोदी की तरफ चला गया था, दूसरे को उमर खान ने अपने पास रोक लिया था और थोड़ी देर बाद उसी कासिद की रहनुमाई में उमर खान, बहावलदीन, अली खान और मुबारिस खान अपने लश्कर को लेकर उस समत कूच कर गए थे जहां सुल्तान बहलोल लोदी ने हुसैन शर्की के लश्कर के सामने जंग की इब्तिदा करने के लिए पड़ाव किया था।
जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की के हौसले और वलवले इस बिना पर बढ़े हुए थे कि वो ये समझ रहा था कि बहलोल लोदी के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों के साथ उलझा हुआ है, लिहाजा बाकी लश्कर के साथ बहलोल लोदी उसकी जरब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और शिकस्त उठाकर उसके सामने से भागेगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती के उसके मुखबिरों ने अभी तक उसे ये इतला ना की थी कि उमर खान और उसके साथियों ने ग्वालियर और उदयपुर के लश्करियों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद मार भगाया है और अब वो किसी भी लम्हे हुसैन शर्की पर जरब लगाने के लिए नमूदार हो सकते हैं। चुनाचे अपनी उसी नादानी की कैफियत में जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की ने सुल्तान बहलोल लोदी पर हमलावर होने में पहल करने का तहिया कर लिया। लिहाजा एक रोज सुबह ही सुबह अपने लश्कर के अंदर उसने जंग की शुरुआत करने के लिए तबल बजवाने शुरू किए। उसके बाद उसने अपने लश्कर को रात के दुख को फैलाती वक्त की तैरगी की अंदोहना की, रूह के लिए कज़ा का लम्हा बनकर मौत की कमंद फेंकते खौफ भरी शिकनों के नक्शो निगार और खूनी वारदातों की तमकनत की तरह आगे बढ़ाया। फिर वो सुल्तान बहलोल लोदी पर सऊद के हबूत, मुसरत के तरानों को रूह के नोह, सुबह के शबाब को गहरी घनी तारीकियों में ढलती रुतों की रौनकों को नामवाफिक हालात में तब्दील करते आतिशो बर के संगम और कहरबानियत की सनसनी खेजियों की तरह हमलावर हो गया था। हुसैन शर्की के हमलावर होने से सुल्तान बहलोल लोदी और कुरमली खान ने भी कज़ा के सारबानों और अजल के रहनुमाओं की तरह अपने काम की इब्तिदा की थी। उन्होंने भी सोज की मस्ती, रफ्तार की लज्जत, रोशनी के बेरोक काफिलों, उजालों के बगोलों, वीरान गुजरगाहों पर तहव्वुर के खूनी काफिलों और मायूस कुन माहौल में बेपाया खरूज की तरह अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी हुसैन शर्की के लश्कर पर अथाह खामोशियों में हर शय को अपने पांव तले कुचलते रूह के निहा खानों के तूफानों, बसारतों की झील में टूटे माजी के तारीख खंडर खड़े करते, सरकते सरसराते बरहम गैज़ो गज़ब पे हम गहरी घटाओं की तरह शिकस्त की गुबार उड़ाते, दर्दो फरकत के पैबंद लगाते कांटों के खूनी हिसार की तरह हमलावर हो गए थे। जिस वक्त सुल्तान बहलोल लोदी और हुसैन शर्की बुरी तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे, उसे थोड़ी ही देर बाद अचानक एक तरफ से समंदर के शोर सी वहशतनाकी वजूदो इस्तबदाद से भरपूर आवाजों और पुर अजाब सदाओं में तकबीरें सुनाई दी। फिर देखते ही देखते एक तरफ से उमर खान एक लश्कर के साथ नमूदार हुआ और जौनपुर के हुक्मरान हुसैन शर्की के लश्कर के एक पहलू पर वो सहरा की रात की गहरी खामोशियों में जीस्त को महदूदियत के रंगों में समेटते अचानक उभरते शाम के मातमी सायों, वीरान राहों की संगीनियों में मर्ग के तवील सिलसिले खड़े करते खोलते गरम तुंद लावों, खेतों की मट्टी के जर्रे जर्रे खलियानों के ढेर के तिनके तिनके को उड़ा देने वाली कज़ा की अनगिनत परतों, खला की लामहदूद मुसाफतों में खौफ व हलाकत भरे उदास मौसम बर्बाद करते अजाबों और रेजा रेजा जर्रा जर्रा कर देने वाले मौत के तोके गिरा की तरह हमलावर हो गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उमर खान के पीछे ही पीछे एक और लश्कर उसी तरह तकबीरें बुलंद करता हुआ नमूदार हुआ। उस लश्कर की कमानदारी बहावलदीन कर रहा था और वो लश्कर कावा सा काटता हुआ हुसैन शर्की के लश्कर के दूसरे पहलू पर जिस्मो जान की सीढ़ियां गिराते तिलिस्म, वहमो गुमान की मंजिलें खड़ी करके अजल की तख्तियां लिखते पुरशोर बगोलों, आंधियों की सलवटें निकालती गमनाक शाम की तल्ख यादों, कुएं मलामत की बंद गलियों में सिसकती बैन करती रूठी आवाजों और खोलती होलना खूनी वारदातों की तरह हमलावर हो गया था। अब हुसैन शर्की के लिए एक तरह से तेहरा अजाब खड़ा हो गया था। थोड़ी देर पहले वो बड़ा खुश था कि वो बहलोल लोदी पर भरपूर जरबे लगाएगा और उसे भाग जाने पर मजबूर कर देगा, लेकिन अब मामलात उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो गए थे। सामने की तरफ बहलोल और कुरमली खान तेज हमले करते हुए हुसैन शर्की के लश्करियों की तादाद कम करने लगे थे और अब मजीद ये कि उसके लश्कर के एक पहलू पर उमर खान और अली खान, दूसरे पहलू पर बहावलदीन और मुबारिस खान अपने अपने लश्करों के साथ हमलावर हो गए थे। इस तहरे आजाब को हुसैन शर्की ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और बहुत जल्द उसके लश्कर की हालत बेहरारत और बेहलावत सदाओं, डूबते शहरों, टूटते ख्वाबों, गुमशुदा जमीनों, मुनक़ते ज़बानों, फूलों को तरसती टहनियों, बंजर जमीनों में मायूसी की लहरों और तहफ़्फ़ुज़ व सलामती से आरी खेमा गाहों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि उस टकराव में हुसैन शर्की को बदतरीन शिकस्त हुई, भाग खड़ा हुआ। चुनाचे सुल्तान बहलोल लोदी ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा करके सितम कशों के सरखेल, खून के सौदागरों, कहर के खोलते रक्स, खून के अश्क फैलाते, बेमंदमिल जख्म देते, जड़ों में जहर डालते, शाखों को बेसमर करते, तबाही के लहू रंग तूफानों की तरह ताकुब शुरू कर दिया था। मौरखीन लिखते हैं कि हुसैन शर्की को बदतरीन शिकस्त देने के बाद जब बहलोल लोदी ने ताकुब शुरू किया तो ये ताकुब हुसैन शर्की के मरकजी शहर जौनपुर तक जारी रहा।
पहले हुसैन शर्की का इरादा था कि उसे चूंकि शिकस्त हुई है लिहाजा वो भागकर जौनपुर शहर में महसूर हो जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पीछे पीछे बहलोल लोदी भी अपने पूरे लश्कर के साथ ताकुब करता चला आ रहा है, तब वो जौनपुर शहर में दाखिल नहीं हुआ। वो जानता था कि उसके पीछे पीछे बहलोल लोदी भी जौनपुर शहर में दाखिल हो जाएगा और इस तरह बहलोल लोदी जौनपुर शहर के अंदर उसे और उसके लश्करियों को महसूर करके उनका खात्मा कर देगा। लिहाजा वो अपनी सलामती की खातिर एक समत को भाग खड़ा हुआ। हालात अब बहलोल लोदी के लिए साजगार थे। चुनाचे एक फातिह की हैसियत से वो जौनपुर शहर में दाखिल हुआ। जौनपुर शहर पर उसने कब्जा कर लिया। चंद रोज वहां कयाम करके उसने वहां के हालात को अपनी तर्ज पर ढाला। अपने पीछे जो लश्कर का वो हिस्सा छोड़ कर आया था, लश्कर का वो हिस्सा भी हुसैन शर्की के पड़ाव की हर चीज को समेटता हुआ जौनपुर पहुंच गया था। चूंकि बहलोल लोदी के हाथ काफी माले गनीमत लगा था, लिहाजा उसने माले गनीमत का एक बड़ा हिस्सा अपने लश्करियों में तकसीम कर दिया था। यूं वो जौनपुर के हालात दुरुस्त करने में मसरूफ हो गया था। साथ ही उसने तेज रफ्तार कासिद दहली की तरफ रवाना किए। अपने बेटों के अलावा अपने पोतों को भी उसने बुला भेजा। साथ ही कुछ उमरा को भी उसने जौनपुर तलब कर लिया था। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को फतह करने के बाद वहां चंद रोज कयाम किया। जौनपुर के हालात उसने दुरुस्त किए। उसके बाद जौनपुर का हाकिम बहलोल लोदी ने अपने बेटे को मुकर्रर किया और मुल्हिका इलाके जिसको कालपी कहते थे वहां का हाकिम उसने अपने पोते आजम हमायूं को मुकर्रर किया। साथ ही जौनपुर में कयाम करते हुए उसने अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर लाना शुरू कर दिया था। दरअसल जौनपुर में कयाम के दौरान अपने सारे सालारों और उमरा से मशवरा करने के बाद सुल्तान बहलोल लोदी ने यह फैसला किया था कि वो जौनपुर से ही निकलकर ग्वालियर का रुख करेगा और ग्वालियर के राजा मानसिंह पर जरब लगाएगा, इसलिए कि मानसिंह और उदयपुर के राणा की वजह से हालात बार बार खराब होते थे और यही दो कुव्वतें हुसैन शर्की को सुल्तान बहलोल लोदी के सामने ला खड़ा करती थी।